इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की स्थिति को शक्तिशाली बनाने वाले तथ्यों में नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अधिकार की अनुपस्थिति। इंग्लैंड में संसद की प्रभुसत्ता का सिद्धांत स्थापित है। संसद द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है, इंग्लैंड में किसी भी न्यायालय द्वारा उसे रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यायालय के पास ये शक्ति ही नहीं है कि वो संसद द्वारा बनाए गए कानून की जांच कर सके और उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सके, जैसे कि भारत और अमेरिका में है। और जो संसद की प्रभुसत्ता का सिद्धांत है, इसको भी यदि हम देखते हैं तो संसद का अर्थ दोनों सदन और सम्राट, कॉमन सदन, लॉर्ड सदन और सम्राट। तो जो विधेयक कॉमन सदन में पारित हो जाता है, लॉर्ड सदन क्योंकि पैतृक आधार पर है, वहाँ सदस्य ज़्यादा उसमें रुचि लेते नहीं है, वहाँ भी पारित हो जाता है। और जब वो विधेयक सम्राट के पास जाता है, सम्राट वीटो पावर का प्रयोग करता नहीं है, निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करता, सम्राट भी हस्ताक्षर कर देता है। माने कॉमन सदन में जो विधेयक पारित हो गया वो कानून बन जाता है। और जब हम कॉमन सदन की बात करते हैं तो कॉमन सदन में बहुमत प्राप्त दल में से ही मंत्रिमंडल के सदस्य लिए जाते हैं और 90% जो विधेयक हैं इसी मंत्रिमंडल के द्वारा ही कॉमन सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो माने कॉमन सदन में बहुमत प्राप्त दल का जो एक प्रभाव है, एक शक्तिशाली स्थिति है, वो वास्तव में मंत्रिमंडल की शक्तिशाली स्थिति है। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रीय संकट। संकट के समय हर देश की जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है, ताकि संकट का जो सामना है वो उचित रूप से किया जा सके। इंग्लैंड में भी जो दोनों विश्व युद्धों के समय में और 1931 में आर्थिक संकट के समय में जो मंत्रिमंडल है उसको असीमित शक्तियां दी गई और पूरी स्वतंत्रता दी गई उन शक्तियों को प्रयोग करने की। तो संकट के समय जो मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ जाती हैं वो उसकी स्थिति को और प्रभावशाली बनाती हैं। ठीक है कि जब संकट समाप्त हो जाता है ये शक्तियां भी समाप्त हो जाती हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ एक शक्तियां बाद में भी प्रयोग में जारी रहती हैं। मंत्रिमंडल कुछ एक शक्तियां अपने पास रख लेता है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल के अधिक शक्तिशाली होने का जो महत्वपूर्ण कारण है वो संसदीय शासन प्रणाली भी है, क्योंकि जो संसदीय शासन प्रणाली है इसमें जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो विधान पालिका के सदस्यों में से लिए जाते हैं। और जब विधान पालिका कानून निर्माण के लिए बैठती है तो ये मंत्रिमंडल के सदस्य वहाँ कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और जब कानून बन जाता है वो लागू होने के लिए कार्यपालिका के पास जाता है, तो यही मंत्रिमंडल के सदस्य, क्योंकि ये अस्थायी कार्यपालिका है, तो ये उस कानून को लागू करवाते हैं। माने कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो कानूनों को बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लागू करवाने में भी, क्योंकि जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं हर मंत्री किसी न किसी विभाग का राजनीतिक मुखिया है और अपने विभाग से संबंधित जो कानून है उसको लागू कराने की जो जिम्मेवारी है उस मंत्री की ही होती है। तो ऐसे में ये जो शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, इस कारण से भी जो मंत्रिमंडल की स्थिति है वो काफ़ी प्रभावशाली है। नेक्स्ट है इसमें मतदाताओं की बदलती भूमिका। इंग्लैंड में 1928 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया और ब्रिटेन में इसी वयस्क मताधिकार के कारण ही जो नागरिक हैं उनमें राजनीतिक चेतना है। और आज ब्रिटेन का जो मतदाता है वो ये नहीं देखता कि संसद के सदस्य क्या कर रहे हैं, बल्कि वो ये देखता है कि कैबिनेट के जो कार्य हैं वो किस प्रकार से किए जा रहे हैं, मंत्रिमंडल क्या कर रहा है। तो ऐसे में जो मंत्रिमंडल है वो भी यही प्रयास करता है कि जो देश का शासन है वो जनमत के अनुसार चले। और जो मंत्रिमंडल सार्वजनिक कल्याण के लिए कार्य करता है, उत्तरदायी शासन प्रदान करता है, उसे फिर राजा या संसद से घबराने की जरूरत ही नहीं रहती। नेक्स्ट है इसमें उपाधियां एवं सम्मान देने का अधिकार। ब्रिटिश मंत्रिमंडलों द्वारा अपने जो विद्वान और प्रतिभाशाली लोग हैं
उनको उपाधियां दी जाती हैं, सम्मान दिया जाता है। तो ये जो स्थिति है ये भी मंत्रिमंडल को काफ़ी हद तक प्रभावशाली बनाती है। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रीय धन पर नियंत्रण। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जो शक्तिशाली और प्रभावशाली स्थिति है इसका एक कारण ये है कि इंग्लैंड के धन पर, जो राष्ट्रीय धन है उस पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण है, क्योंकि जो धन विधेयक है वो कॉमन सदन में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, पहले लॉर्ड सदन में सीधे प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। कॉमन सदन में पास होने के बाद ही वो लॉर्ड सदन में जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो कॉमन सदन में हैं, तो जनता के धन पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए। और जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं ये जनता के प्रतिनिधि हैं। और एक कहावत भी है कि जो धन पर नियंत्रण रखता है वही शक्ति पर भी नियंत्रण रखता है। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ही बजट तैयार करवाया जाता है, संसद में पेश किया जाता है, उसे पास कराया जाता है। मंत्रिमंडल ही देश के लिए वित्तीय नीतियां बनाता है और टैक्स आदि निर्धारित करता है। तो ऐसे में जो धन पर नियंत्रण है वो मंत्रिमंडल का है। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल की ये जो सारी शक्तियां हैं जिन पर हमने चर्चा की, इन्हें देखने के बाद ऐसे लगता है कि जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है वो वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। लेकिन शक्तिशाली होना और तानाशाह होना, इन दोनों शब्दों में अंतर है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल शक्तिशाली तो है, लेकिन उसकी शक्तियों पर अनेक तरह के प्रतिबंध भी मौजूद हैं, सीमाएं भी हैं उनकी शक्तियों पर। जैसे इसमें फर्स्ट है जनमत का बंधन। इंग्लैंड में प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली है और जनता शासन चलाने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। और जिस दल को संसद में बहुमत प्राप्त होता है कॉमन सदन में, क्योंकि चुनाव कॉमन सदन के होते हैं, लॉर्ड सदन के नहीं होते, कॉमन सदन में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। और मंत्रिमंडल को चुनाव में जो जनता से वायदे किए गए थे उन्हीं के अनुसार ही शासन चलाना पड़ता है। कोई भी मंत्रिमंडल जनमत की अवहेलना करके, जनमत की राय को अनदेखा करके अपने पद पर नहीं रह सकता। ठीक है, अपना वो उस टाइम का जो कार्यकाल है उसको भले ही पूरा कर जाए, लेकिन अगली बार फिर उनके जीतने की संभावना नहीं रहती। सेकंड है इसमें संसद का नियंत्रण। इंग्लैंड में जो मंत्रिमंडल है वो निरंकुश नहीं है और ना ही बन सकता है, क्योंकि मंत्रिमंडल पर संसद का नियंत्रण भी है। इंग्लैंड में 2 ही राजनीतिक दल हैं, तो ऐसे में एक राजनीतिक दल सरकार बनाता है, सत्तारूढ़ दल कहलाता है, और दूसरा विपक्षी दल। तो इंग्लैंड में संगठित विपक्षी दल है। ये जो संगठित विरोधी दल है ये सरकार को निरंकुश नहीं होने देता। विरोधी दल शासक दल की नीतियों और गतिविधियों की पूरी जानकारी रखता है, क्योंकि इंग्लैंड में ये जो विरोधी दल है ये अपना छाया मंत्रिमंडल बनाता है और इसमें काफ़ी जो निपुण नेता होते हैं विरोधी दल के, उन्हें इस छाया मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता है। तो इंग्लैंड में कहावत भी है कि जो प्रधानमंत्री है इंग्लैंड का अपनी पत्नी से अधिक विरोधी दल के नेता को जानता है। और साथ ही साथ जो संसद के सदस्य हैं कॉमन सदन में भी और लॉर्ड सदन में भी मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, आलोचना करते हैं उनकी नीतियों की। और यहाँ तक कि कॉमन सदन में तो मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भी हो सकता है, और यदि अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिमंडल के विरुद्ध पारित हो जाए कॉमन सदन में तो फिर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये जो सारी स्थितियाँ हैं इनमें जो मंत्रिमंडल है वो निरंकुश नहीं बन सकता। नेक्स्ट है इसमें अनिश्चित कार्यकाल। मंत्रिमंडल ज़्यादा से ज़्यादा एक समय में 5 वर्षों के लिए स्थापित किया जाता है, और इन 5 वर्षों के समय से पहले भी मंत्रिमंडल को अपना पद त्यागना पड़ सकता है। यदि उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा अवसर यदि ना भी उत्पन्न हो तो भी 5 वर्ष के बाद स्थिति क्या है, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो फिर चुनाव क्षेत्र में जाएंगे, जनता के सामने वोटों की भीख मांगेंगे। और कहा भी जाता है कि जो भिखारी है वो तानाशाह नहीं हो सकता,
और जिस मंत्रिमंडल ने अपने कार्यकाल में तानाशाही नीतियों का अनुसरण किया हो, जनता की इच्छाओं का आदर ना किया हो, जनमत का आदर ना किया हो, वो मंत्रिमंडल चुनाव में सफल होने की कभी भी उम्मीद नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इसमें अंग्रेजों की लोकतंत्रीय भावनाएं। अब इतिहास इस बात का साक्षी है कि दोनों विश्व युद्धों में इंग्लैंड के जो नेता थे उन्होंने बार बार ये घोषणा की कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। वह राष्ट्र जिसने अधिनायकवाद की, तानाशाही की समाप्ति के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए राष्ट्र को 2 विश्व युद्धों की भट्टी में झोंक दिया, वह राष्ट्र जिसने निरंकुश राजतंत्र को भी सहन नहीं किया, वो देश अपनी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें मंत्रिमंडल के अधिनायकवाद को कैसे सहन कर सकता है। अधिनायकवाद या तानाशाही वास्तव में अंग्रेजों का जो मनोवैज्ञानिक स्वभाव है उससे मेल ही नहीं खा सकता। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो संसदीय शासन प्रणाली है इंग्लैंड में, इसके कारण जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है वो एक प्रभावशाली और शक्तिशाली संस्था तो है, लेकिन वो तानाशाही व्यवस्था का परिचायक नहीं है, वो किसी भी रूप में अधिनायक नहीं है। धन्यवाद।